हमारा टॉपिक रहेगा वो मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी। जो अगर हम इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें कि बैट्सो एवं पैरट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बैट्सो एंड पैरट, 1986 में इन दोनों ने जो मस्तिष्क पक्षाघात, जो सेरेब्रल पाल्सी है, उसके बारे में बताया कि एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है, एक ऐसी स्टेज जो जटिल है, जो डिफिकल्ट है, जो बच्चे की परिपक्वता से पहले, बच्चे की यानी बच्चे का मैच्योर होने से पहले, बच्चे को मैच्योर होने से पहले उसके जो माइंड को, उसकी जो दिमाग को क्षति पहुंचाती है या क्षति का कारण है, जो उसकी मसल्स हैं, कहते हैं ना स्वेलिंग वगैरह आ गई है, चोट लग गई है, कि बच्चा है ना, छोटा बच्चा है और चारपाई पे लेटा था और वो गिर गया, उसको चोट लग गई और जो उसकी वेन्स हैं वो, उनमें स्वेलिंग आ गई, जो उसकी मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रही हैं, जो उसके हैंड्स हैं, या फिर आप कह लीजिए प्रॉपरली उसका जो माइंड है, अगर वो बच्चा बड़ा भी होता है वो इनमैच्योर स्टेजेस में आएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है। उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्लस सेरेब्रल पाल्सी दोनों भी हो सकती हैं। चोट लग सकती है तो वो दिमागी चोट भी हो सकती है, वो फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, फिजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पर समय रहते ध्यान दे लें, समय रहते फोकस कर लें, तो इन समस्याओं में थोड़ा सा, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर हम किसी चीज़ पर पकड़ कर लेते हैं तो फिर इसमें सुधार होने की संभावना रह जाती है। अब ये कह रहे कि जो इसके कोजेज हैं, जो कारण हैं सेरेब्रल पाल्सी के, वो क्या हैं? ये जो कारण है, जैसे वो अगर बच्चा गर्भावस्था में है, ये भी कारण हो सकता है कि वो अगर मदर का पैर वगैरह फिसल जाता है, चोट लग जाती है, तब भी बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो सकता है। पैर फिसल गया या चोट लग गई, वो गिर गई, ज़्यादा चोट लग गई इसको, तो तब भी दूसरा कारण हो सकता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसका जो दिमाग है, जो उसका ब्रेन है, वो अल्प विकसित हो, मतलब कम डेवलप हो। और ये कब होता है? जब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो उसमें ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तब भी ब्रेन इनमेच्योर होगा, यानी मस्तिष्क क्या होगा? अपरिपक्व होगा। और इसको हम एक नाम दे देते हैं मस्तिष्क पक्षाघात, यानी सेरेब्रल पाल्सी।
ब्लड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है कि रक्त का ज़्यादा स्राव हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है ये कह रहा है कि जो बच्चे समय से पहले जन्म ले देते हैं, जैसे कि ना वो 8 मंथ या 7 मंथ में, 6 या 7 मंथ में पैदा हो गया, वो इनमेच्योर है, मैच्योर तो है ही नहीं वो, 7 मंथ या फिर कुछ 7th और 8 मंथ के बीच या 6 या 7 मंथ के बीच अगर इस प्रकार के जो बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं उनको वो डेवलप नहीं हो पाते अच्छे से। क्या नहीं हो पाते? लंग्स जो हैं, जो उसके फेफड़े हैं, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, तो उसको दिक्कत क्या बनती है? उसको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम बनती है, यानी सांस लेने में क्या होती है? समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। सांस लेने में दिक्कतें आना, समय से पहले जन्म का होना, ऐसे होने से क्या होगा? सेरेब्रल पाल्सी की तादाद बढ़ जाएगी और उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिल पाना, तब भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। फोर्थ कह रहा है कि कुछ बच्चों में बनी बहुत ही रियल केस होता होगा कोई, जिसमें वाइट फ्लूइड, एक सफ़ेद पदार्थ बच्चों के ब्रेन में मिल सकता है, वो भी एक कारण है। क्योंकि अगर वो वाइट, इस प्रकार का जो वाइट फ्लूइड वगैरह है, अगर वो अत्यधिक मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, तो सीधा इफेक्ट करेगा किसको? ब्रेन को आपकी। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन करता है हमारा मैसेज देने का वो काम करता है ना, तो वो जो मैसेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि अगर कोई, सभी को नहीं कह सकते हम कि सभी बच्चे जो मतलब समय से पहले पैदा हो रहे हैं या इनमैच्योर पैदा हुए हैं, वो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से ही इफेक्टिव होंगे, मस्तिष्क पक्षाघात से ही प्रभावित होंगे। जरूरी नहीं है, ये एक्सपर्ट बताते हैं। और दूसरा एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती हैं, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाना, उसमें कंडीशन आप दे सकते हैं। जिस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जब बच्चा पैदा होता है, तो उस कंडीशन, उसको दौरा पड़ सकता है, उसमें चिड़चिड़ापन, उसमें घबराहट, उसमें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, खाने से संबंधित, मतलब जैसे लेटा है तो लेटा ही है, मतलब वो हिल डुल नहीं रहा है, पड़ा है एक जगह ही लेटा है, इधर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये जो दौरा वगैरह है या फिर चिड़चिड़ापन है, घबराहट है, सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब वो प्रॉपरली, अगर आप उसको मिल्क वगैरह दे रहे हैं तो वो मिल्क भी नहीं पी पा रहा है,
तो यहाँ भी ये कंडीशन हो सकती हैं, ये जो कोजेज है इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो जाता है और हेलमेट वगैरह नहीं है और जो ब्रेन है, ब्रेन से ज़्यादा क्या बह रहा है, ब्लड सिक्रेट हो रहा है, तो तब भी मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन भी है, प्रिवेंशन ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, यानी जो मस्तिष्क पक्षाघात है उसको रोकथाम उसकी कैसे करें। तो सबसे जो पहला इसका प्रिवेंशन है वो है ब्रेन टोनिक। ब्रेन टोनिक क्या है? अगर सेरेब्रल पॉल्सी का पता चल जाता है हमें कि इसको सेरेब्रल पॉल्सी है, तो ये जो ब्रेन टोनिक है ये उसको दे देनी चाहिए, और इसको लगातार 1 ईयर तक देना है, 1 साल तक इसको देना है ब्रेन टॉनिक को। नेक्स्ट है थेरेपेटिक एक्सरसाइज यानी चिकित्सकीय व्यायाम। इसमें फिजिकल पावर को बढ़ाया जा सकता है और उसको बैलेंस किया जा सकता है, यानी शारीरिक ताकत तथा संतुलन को बढ़ाना जाना। जो CNS है मतलब बीच बीच में उसको मतलब टेस्ट भी करते रहना है, सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। अगर मैंने कोई चीज़ बच्चे के पास रखी और वो चीज़ 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद वहाँ से उठा ली, रखी है 1 घंटे से उठा ली, और उठाने के बाद है ना उसको दूर जाके रख दिया, 2 घंटे बाद फिर बच्चे के पास आई और उससे पूछा कि वो एक चीज़ रखी थी आपके पास, क्या थी वो? अगर वो बता देता है तो मेमोरी वर्क कर रही है ना। अगर नहीं बता पाता है तो दिक्कत है, मतलब 2 घंटे की बात भी वो भूल गया। तो मतलब बीच बीच में क्या है, टेस्ट लेना है उसको, मतलब ऐसा भी करना है कि वो बच्चा पर डे उसको, जैसे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिसमें शोर ना हो, बिल्कुल शांत, उसको शांति में बैठाएंगे। मतलब उसके जिस भी रूम में उसको रखेंगे, मतलब उसमें पिक्चर्स वगैरह हों या फिर है ना, मतलब कि उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हों जो उससे जुड़ी हों, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक रूम में। उसके आसपास सामान रख दीजिए, कुछ ऐसे भी सामान रखिए जो उससे जुड़े हुए हैं। उसकी मेमोरी, मतलब बहुत बार क्या होता है कि अब जैसे स्किप हो गया माइंड से, अब भी नॉर्मल में भी हो जाता है, जिन्हें की सेरेब्रल पॉल्सी हो नॉर्मल में भी है आज तो है नहीं कि बताओ। अब मैं पूछने लगूँ कि परसों क्या खाया था, बता ही नहीं पाएंगे। तीनों टाइम क्या क्या खाया था, क्या क्या किया था, बताएगा कोई? बताओ। जो जरूरी है वही तो याद रखेंगे, यहाँ ये जो जरूरी है वो याद रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो 2 घंटे का भी नहीं कर पा रहा है, वह हाफ आवर का भी नहीं कर पा रहा है, 2 आवर का नहीं कर पा रहा है। जब हाफ का ही नहीं कर पा रहा है 2 का, तो क्या करेगा वो?
तो ये भी कारण है। कहते हैं ना जो चोट लग गई है ना, एक बड़े को भी हो सकता है सेरेब्रल पॉल्सी, जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे को ही हो। छोटे बच्चे को वो दिया कि हाँ ये इस प्रकार की कंडीशंस हैं कि वो बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो वहाँ पे भी उसके साथ समस्या हो सकती है, बड़ा होकर भी हो सकती है। कोई जा रहा है बाइक से और बाइक से जा रहा है, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, किसी को हेलमेट वगैरह कुछ है ही नहीं और वो चलो जैसे तैसे करके बच गया, मतलब वो माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा उसका। क्या नहीं कर रहा है प्रॉपरली? मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। याददाश्त उसकी चली गई, मेमोरी पावर उसकी चली गई। कहते हैं ना बैकअप, जैसे आपकी फ़ोन है, फ़ोन में हम बैकअप रखते हैं ना, जैसे हमने कोई नया फ़ोन लिया और हमने ईमेल आईडी डाली और हमारा बैकअप आ गया, तो उसकी तो कोई ईमेल आईडी भी नहीं है कि वो बैकअप आ जाए। उसको तो या क्या है, इमेजिनेशन, और उसमें टाइम भी लग सकता है। अब ये कहते हैं काइंड्स ऑफ कोसेरेब्रल पाल्सी, यानी इसके प्रकार क्या हैं, इसको क्लासिफाइड कैसे करें। ऐसे या तो ऐसे तीव्रता प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण इसको क्लासिफाइड करें, मतलब एक ऐसे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है कि जो इनका जल्दी से जल्दी पता लगाए। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक कहता है कि अति अल्प, अति ज़्यादा, एक होता है अल्प और एक होता है गंभीर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तीनों स्टेजेस की, एक में कम है, एक में ज़्यादा, एक में और ज़्यादा है, तो सबसे जो पहला पार्ट है इसमें अति अल्प वाला, यानी कम मात्रा में, वेरी लिटिल सेरेब्रल पाल्सी जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें जो लोकोमोबिलिटी होगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो कम क्या होंगी, कम प्रभावित होंगी, मतलब कम दिखाई देगा कि हाँ इसके अंदर ये सेरेब्रल पाल्सी है, वो कम मात्रा में रहेगा। बस इसमें क्या चीज़ हो सकती है, इसमें उसको लर्निंग में दिक्कत आ सकती है, सीखने में दिक्कत आ सकती है, बस अति अल्प में। क्या आ सकती है, सीखने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, अल्प मस्तिष्क प्रगत, अल्प मस्तिष्क पक्षाघात। इसको जिसको हम माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी ज़्यादा होगी और दूसरा इसमें मतलब हम अगर इसको
ये भी देखें कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कुछ उपकरण दे सकते हैं इसको, डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट प्लस डिवाइसेस का भी यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। अगर अल्प यानी माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी है तो अल्प मस्तिष्क पक्षाघात वाला बच्चा है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, उसको डायग्नोसिस करेंगे, उसको प्लस ट्रीटमेंट करेंगे, उसको प्लस डिवाइसेस बेसिस भी करेंगे, उसको समय रहते टाइम के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। अगर गंभीर है गंभीर में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी बेटा, क्योंकि सीरियस है वो तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी प्लस माइंड एक्टिविटी, बस इसी स्टेज में क्या होगा, इसमें बच्चा दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, कहता ना निर्भर होना, डिपेंड होना, किस पर, दूसरे पर। दूसरा जैसे करेगा लेके चलेगा, चल पड़ेंगे, नहीं चल पड़ेगा, कुछ नहीं खिलाएंगे खा लेगा, नहीं तो ऐसे बैठा तो बैठा ही है। सेकंड पार्ट है जो प्रभावित अंग हैं, जो इफेक्टिव ऑर्गन है वो, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बताया गया है। सबसे पहला है मोनोप्लेजिया। अब इसमें क्या होगा, या तो कोई एक हाथ या कोई एक पैर इफेक्टिव होगा, या तो कोई हाथ या कोई पैर मोनोप्लेजिया में। सुन रहे हैं सभी? हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि आवाज़ बहुत बार क्या होता है कि ब्रेक हो जाती है। आवाज़ आ रही है सभी के पास? हैंड रेज एक बार कर दीजिए सभी। हाँ, तो मोनोप्लेजिया में जो एक हाथ या पैर वो इफेक्टिव होगा, या तो हाथ हो या फिर पैर हो। हेमीप्लेजिया में इसमें कोई एक ही साइड से, या तो ऊपर का हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, हाथ का या पैर का, वो इफेक्टिव होगा। डाइप्लेजिया में इसमें दोनों पैर, जो दोनों पैर हमारे वो इफेक्टिव हो जाएंगे। और इसमें डाइप्लेजिया में ये भी होता है कि इसमें आपका हाथ भी इफेक्टिव हो सकता है, हैंड भी इफेक्टिव हो सकता है, मतलब वो मुड़ सकता है पीछे की तरफ। पैराप्लेजिया में इसमें भी दोनों पैर ही प्रभावित होंगे, इसमें सिर्फ पैर होंगे। इसमें जो डाइप्लेजिया है इसमें हाथ भी हो सकता है, पैर तो होंगे ही इफेक्टिव, और इसमें पैराप्लेजिया में इसमें सिर्फ पैर ही प्रभावित होंगे। इसमें जो क्वाड्रिप्लेजिया है इसमें दोनों हाथ और दोनों पैर इफेक्टिव होंगे, यानी कि पूरी बॉडी, तो पूरा संपूर्ण शरीर हमारा है वो इफेक्टिव हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट आता है जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुसार अगर बात करें, उन्होंने क्या कॉजेज निकाले, क्या दिक्कतें उन्होंने देखी, तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया। इसमें 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट दिया उन्होंने स्पोस्ट्रिसिटी,
अब स्पोर्टिसिटी क्या होती है? ये स्पोर्टिसिटी होती है कि इसमें जो आपकी मसल्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप हाथ को, अपने पैर को घुमा नहीं सकते, गर्दन को घुमा नहीं सकते। इसमें बच्चे क्या होंगे? सुस्त। बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है, खड़ा तो होगा ही नहीं, गिर जाएगा, क्योंकि मसल्स एक्टिव नहीं है। और जब बस मसल्स एक्टिव नहीं है तो बच्चे क्या होगा? उसको लेटा दिया तो लेटा रहेगा, बैठा दिया तो बैठा रहेगा, लेकिन सहारे से। अगर बच्चे को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो जो मांसपेशियां और ज़्यादा वो हो जाएंगी, उनमें तनाव बन जाएगा। वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कर, लेकिन उसका जो गुस्सा है उसके फेस पर दिखाई देगा। अगर वो पीठ के बल लेटता है, बच्चे क्या होता है, पीठ के बल, अगर पीठ के बल लेट रहा है तो उसका जो सिर होगा वो घुमा हुआ होगा, और पैर जो होंगे वो अंदर की तरफ मुड़े होंगे। तो सीरियस है, सीरियस सिचुएशन है ये। एथेटोसिस, नेक्स्ट एथेटोसिस। एथेटोसिस में बच्चा क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल। अगर वो कोई मूवमेंट करता है, गति करता है, अपनी इच्छा से किसी भी अंग को घुमाने की कोशिश करता है, करना चाहता है, तो घुमा तो रहा है, दूसरी साइड में घूम रहा है, दूसरी साइड में घूमेगा ही नहीं, पहली तो बात। पेन बढ़ता जाएगा। और ये बच्चे ऐसे बच्चे होंगे, अगर इस प्रकार का बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी का एक पार्ट मिलता है, एथेटोसिस, तो इसमें जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, इस प्रकार के वो बच्चे दिखाई देंगे, इस प्रकार का वो मूवमेंट भी करेंगे। सर एक क्वेश्चन था जी, ये मतलब ये बाय बर्थ ही होता है या फिर कभी भी मतलब इन एनी एज भी हो सकता है, किसी भी एज में? बिल्कुल हो सकता है, इन एनी एज, कुछ भी, कोई किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी पर्सन को हो सकता है, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। सेरेब्रल पॉल्सी किन कारणों से होता है? आपकी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। सर इसका रीजन क्या होगा, मतलब किस कारण से हो सकता है? अच्छा, कोजेज हमने बताए थे इसमें पहले, क्या कारण है? सर ये लाइक प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है फिर, या फिर लाइक टिल दी एंड तक ये ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, इसकी मतलब ये है कि इसके टाइप्स दिए गए हैं कि इस प्रकार से एक बच्चा इस टाइप्स में ही होगा, इस टाइप्स में ही होगा। जैसे बच्चा कोई मतलब ये मान लीजिए, अगर उसको सीरियस सेरेब्रल पॉल्सी है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी मतलब पूरी बॉडी जो है वर्क नहीं कर पाती किसी प्रकार से, वो बच्चा एक क्या होगा, दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें है कि इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे कोई किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करता, और दूसरा
इसमें अनकंट्रोल बच्चा हो जाता है, मतलब वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, कोई भी मूवमेंट भी बच्चा अपनी तरफ से नहीं कर, लेकिन वो करना चाह रहा है लेकिन क्योंकि जो उसकी मसल्स है वो वर्क नहीं कर पा रही हैं। अब वो उसको सिर घुमा तो सिर घुमा, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट हैं। ये तो इसकी काइंड्स ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी बताए हैं कि इसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक तो ऑर्गन को लेकर के किया है, और दूसरा इसको सर्टिफिकेशन के तौर पर दिया गया है, और तीसरा इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कोशिश दी गई है। इसमें नेक्स्ट हो जाता है अटेक्सिया। अटेक्सिया में क्या होगा, जो आपकी मतलब अस्थिर, मतलब एक प्रकार से क्या होगा कि मूवमेंट नहीं, एक तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो दूसरा अनकंट्रोल हो रहा है। और इसमें बच्चे का क्या होगा, बच्चा बैलेंस नहीं कर पा, मतलब जो अगर बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठने की कोशिश कर रहा है तो बैठ नहीं पा रहा है, लेटने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लेट नहीं हो पा रहा है। और बच्चा, क्योंकि अगर बच्चा खड़ा भी होता है ना तो गिर जाता है। क्यों? इसमें मसल्स मूवमेंट नहीं कर रही हैं, और दूसरा जो उसके हाथ और पैर हैं वो खड़े होने योग्य नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो उस बॉडी का, पूरी बॉडी का भार किस पर होता है, पैरों पर होता है ना भाई। जो वजन पूरा होगा, वह हमारी बॉडी है, और जो पूरी बॉडी है वो पूरा, अगर हम खड़े होते हैं तो किस पे सारा वजन किस पे जाएगा, बता ना? पैरों पर जाएगा, नहीं जाएगा? यस सर, पैरों पे रहेगा पूरा वेट। पैरों पे रहेगा ना, पूरा वेट रहेगा ना। तो इसमें ये बच्चा है ना, इस स्टेज में आके बच्चा ना गिर जाता है, चल नहीं पा रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे किसी कोई बुजुर्ग है और 85 के समथिंग उसकी एज है, 85-90 के समथिंग है तो क्या है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो वो क्या है, तो जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे पैरों में कपकपी का होना, क्यों होता है? चल नहीं पा रहे, गिर रहे हैं, तो ये इसका थोड़ा सा मूवमेंट, वो हिस्सा उसमें चला जाता है। ये तो ये मान के चलिए कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है, और नॉर्मल पर्सन बिल्कुल कंडीशन ठीक है, आप है ना टेस्ट कराओ बॉडी का, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं ना, हमें लगता है क्या कि हम बिल्कुल फिट हैं, है ना? अगर हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तो उसमें अगर कोई 1 या 2 बीमारी निकल के आ जाती हैं, अरे मैं कैसे हुई है पता नहीं चलता ना। तो इसका भी ऐसा ही है, इसके अगर पहचान कर ली हमने टाइम से तो ठीक है, वरना फिर लेकिन इसको कौन कर पाएगा? पहले इसका कोर्स चलता था सीपी का, जैसे HI का है आपका, ऐसे सीपी का चलता था। तो 2018-19, हाँ, तो इसमें चलता था 18-19 में, फिर इसको मर्ज कर दिया गया IDD में। पहले MR था, और MR को ID में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके फिर IDD में कन्वर्ट किया, उसमें ESD और CP को इंक्लूड कर दिया। पहले अकेला कोर्स चलता था ये CP का, जैसे CP का हो गया, ESD का हो गया, अकेला, और पूरी बुक आती थी कम से कम 278 पेज की। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सारा मैटर चेंज हो गया। अगर इसमें अगर हम पढ़ें तो इसमें सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी का ये छोटा सा हिस्सा मिलेगा आपको। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने पड़ेगी, मतलब इतना आता नहीं है इसमें। बस फिर इसमें जैसे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई है इसमें डेफिनेशन पूछ ली गई, कोजेज पूछ ली या प्रिवेंशन पूछ ली गई। एक बार इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसकी एक सैटरडे तक कम्प्लीटली PDF, यानी शायद 190 पेज अबव PDF रहे वो आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी और शायद और की भी आ जाए आपके पास। इंग्लिश वाले मुझे ना सैटरडे में मैसेज कर दे, कल भी नहीं करेंगे, सैटरडे में करेंगे।
उसकी आ जाएगी, PDF आ जाएगी, ठीक है। और उसको एक बार देखना, अगर उसमें कुछ वो आ रहा है कि उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर? और नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डेफिनेशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मांसपेशियां जो हैं वो वर्क नहीं कर पा रही हैं। किस वजह से? इन्होंने हेरिडिटिकल इसको, हाँ, हेरिडिटरी डिजीज इसको नाम दिया है, यानी ये आनुवांशिक बीमारी है कि मदर में थी तो मदर फादर में थी, मदर में या फादर में थी, या फिर उससे पहले किसी दादा दादी नानिया मामा चाचा चाची है ना, किसी में थी, तो मतलब हेरिडिटिकल डिजीज इसको दिया गया है। इसको आनुवांशिक कारण भी ना होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। अगर हेरिडिटी भी नहीं है तो ये अगर किसी एक पर्सन के किसी परिवार में किसी सदस्य को थी नहीं है तो पहले किसी को भी नहीं थी, रिश्तेदारी में भी नहीं थी किसी को, तो ऐसा भी कंडीशन हो जाती है, उसको हो सकती है लेकिन और को ना हो। इसमें क्या होगा, इसमें जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वीक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, और ये बीमारी पूरी बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है। है ना, इसका नाम दे दिया गया ना बाद में, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये आनुवांशिक भी हो सकती है, आनुवांशिक नहीं भी हो सकती, जेनेटिकली हो भी सकती है, जेनेटिकली नहीं भी हो सकती, और फैलती धीरे धीरे है, पूरी बॉडी को कवर करती है, मसल्स वीक करती है, जिससे वो मसल्स एक टाइम के अंदर बेकार हो जाती है। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कॉजेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण क्या हैं? इसके इन्होंने 10 इसके जो कॉजेज दिए वो इन्होंने 10 दिए हैं। कैसे हो सकती हैं? ये सर कह रहे कि जो मसल्स वीक, सबसे जो पहला पार्ट है इसका मसल्स वीक का, सबसे फर्स्ट पार्ट माना गया है। और क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन पर फैट का जमा हो जाना, फैट है ना, फैट बढ़ जाना, मसल्स वीक प्लस फैट इंक्रीज, वसा का बढ़ जाना। दूसरा इसमें दिया है इंक्रीज एज, बढ़ती हुई उम्र। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मसल्स भी कमजोर होंगी कि नहीं होंगी? होती है ना, बॉडी में पावर नहीं होती, ताकत कम हो जाती है ना, या बरकरार रहती है? दूसरा, अगर किसी को चोट लग जाती है, टाइम से उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तब भी ये हो जाएगी। थर्ड इसमें दिया है
इन्फेक्शन। थर्ड पार्ट दिया इसमें इन्फेक्शन, जो थर्ड कॉजेज दिया है, तीसरा जो कारण है वो इसमें इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग। इसमें इन्फेक्शन और स्वेलिंग, संक्रमित और सूजन आ जाती है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रिकवरी जल्दी हो जाए, रिकवर ज़्यादा जल्दी कर लेगा इंसान। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कमजोरी, वीकनेस कुछ समय तक चल सकती है। अगर इस पर टाइम से इसको, जो भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, अगर उसको केयर नहीं हो पाई उसकी, तो फिर ये इम्पेयरमेंट का रूप ले लेगी, पूरे हिस्से को क्या कर लेगी, कवर कर जाएगी। फोर्थ इसमें दिया है अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको आयरन की कमी है, और उसमें उसके ब्लड में स्टेरॉइड क्या है, बढ़ रहा है, और आयरन क्या है, कम है, तो मांस मसल्स क्या होंगी, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। मेरी सामान्य है कि पीठ का जो निचला हिस्सा है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, एक नॉर्मल माना जाता है। लेकिन ऑल जो मसल्स हैं, कितनी मसल्स हैं हमारी टोटल मसल्स कितनी हैं, बताएगा कोई? टोटल मसल्स 600 से 700 के बीच में सर। कितनी होंगी टोटल बताओ? सिक्स 39 639। तो ये जितनी 639 है ना, ये सारी दिक्कत करेंगे। ये सब में क्या हो जाएगा, इनमें पेन बनना शुरू हो जाएगा, रुकावट बनना शुरू हो जाएगी। और फिफ्थ जो इसमें रीजन दिया, कोजिस दिया गया, कारण दिया गया, पुरानी बीमारियां, पुरानी बीमारियां। क्रोनिक डिजीज, जिसमें डायबिटीज़ आ गया, हार्ट संबंधी आ गई, या फिर लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, एनीमिया है, तो ये भी मसल्स को क्या करेंगे, या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, ब्लड की कमी है, पुराना कोई पेन है, जिससे क्या होंगी, मसल्स वीक हो जाएंगी। ये वीक इसमें कोजेज है। मधुमेह बोल सकते हैं, डायबिटीज बोल सकती हैं, और लास्ट 6 इसमें दिया है
चोट लगने से, कोई खेल रहा है, चोट लग गई उसको, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, चला नहीं जा रहा है, वो मसल्स को इंक्रीज से भी रोकता है। चोट है तो वो तो रोकेगी। कहते हैं ना, एक कारण इन्होंने दिया नींद का, जिसको हम बोलते हैं नींद विकार। क्या बोलते हैं? नींद विकार, स्लीप डिसऑर्डर। ये क्या होता है? कोई कम नींद ले रहा है, कम सो रहा है, एक सामान्य सी वो है, नॉर्मली है, लेकिन क्या है उसका कारण? जो मांसपेशियाँ, वो क्या है भाई, आप रात भर काम किया, 1 बजे तक 2 बजे तक काम किया, अब सो ही नहीं रहे हो, सुबह 1 घंटा सोए, 2 घंटे सोए, दिन में भी थकावट बन रही है, मसल्स प्रॉपरली क्या है आपकी वर्क नहीं कर पा रही है, थक गई है ना। आप ये सोचते हैं कि आज ही सारा काम कर दूं, इसमें और भी बीमारियां साथ साथ बढ़ेंगी, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और साथ साथ मसल्स तो वीक होंगी। लगातार करके देख लो 4-5 दिन, होता है ना। कौन करता है 4 से 5 दिन? क्या है किसी ने कि नहीं सोई तो एक या 2 घंटे की नींद ली है? कोई नहीं किया होगा ना। सब पूरा 6 से 7 घंटे तो सोते ही हैं, और सोना भी चाहिए इतना, क्योंकि बॉडी जो है ना हमारी, वो रिलैक्स चाहती है। दिन भर आपने काम किया, बहुत सारी टेंशन पाली, और एक समय होता है कि हमें वो फिर बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को है ना रिलैक्स भी तो चाहिए ना। तो ये जो कारण है, ये भी नॉर्मली कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ये इफेक्ट इतना बढ़ जाता है। वो अरे छोड़ना कल देख लेंगे, अरे छोड़ना कल देख, कल सोएंगे, परसों सोएंगे, अरे आज और काम कर लेने तो परसों सोएंगे, कल सोएंगे, वो बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, घबराहट इतनी बन जाएगी, मतलब कमी हो जाए, बीमारी इतनी बढ़ जाएंगी बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एक तो डिसऑर्डर है इसमें, वो आप जैसे रीढ़ की हड्डी, बोन मैरो जो है आपकी, स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड डिसऑर्डर वो भी है इसमें, हेरिडिटी है, हेरिडिटी डिजीज है, डिसऑर्डर है। तो ये बहुत सारी चीज़, देखो इफेक्ट कितना बढ़ रहा है। देखो मांसपेशियाँ हैं, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो कितने कारण हमारे हो रहे हैं, इसमें कितने कोजेज बता दिए गए कि हाँ इस चीज़ से हो सकती है। और सबसे जो बड़ा कारण निकल के आता है वो मसल्स वीक। हमने एक बात में स्टार्टिंग में उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, और क्या होगी, ये बीमारी जो है इसको नाम दे दिया गया धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी। क्या नाम दिया? धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी। कल हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे,
टाइप्स क्या हैं उनके बारे में, टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसकी प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कल इस पर बात करेंगे।